वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। देखिए इतने 2-3 दिन का गैप हो गया था क्योंकि जो टाइपिंग करने वाले हैं उनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। ठीक है, तो हमने सोचा कि अब ज़्यादा गैप हो रहा है तो मैंने बुक से फ़ोटो उठाया, पिक लिया और उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कोई भी क्वेश्चंस आपको बुक में ही मिलेंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस होते हैं अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट होते हैं, मॉडल सेट होते हैं, जो कंप्यूटर बेस्ड बुक होते हैं वहाँ से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो लेकिन क्वेश्चंस बताने का मेरा मतलब ये होता है, मोटो मकसद ये होता है कि आपको वो क्वेश्चंस याद हो जाए, उसके पीछे का जो थ्योरी है वो याद हो जाए और आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। क्योंकि कंप्यूटर में आप टिक मार के तुरंत मतलब याद नहीं कर सकते। ठीक है, तो 15 से 20 मिनट में आपको ये 20 क्वेश्चंस करा देंगे, सब ऑप्शंस का आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे। ठीक है, आप 10 मिनट इस वीडियो में बने रहें, आपका कॉन्सेप्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर के बारे में आपको जो पता है वो सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें। ठीक है, और आप लोग ये देख लीजिएगा कि ये जो क्वेश्चंस है आपके मतलब जो टाइपिंग किया हुआ नहीं है, क्या इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप कंफर्टेबल है तो आपको हम मतलब गैप नहीं होगा, डेली क्वेश्चंस करवा देंगे। ठीक है, इसी तरह साइंस का करवा देंगे, रीजनिंग का करवा देंगे। ठीक है, और इसका भी करवा देंगे कंप्यूटर का। लेकिन अगर टाइपिंग में थोड़ा सा इशू हो जाता है, कभी टाइप करके मिलता है कभी नहीं मिलता है, हेल्थ डाउन हो जाता है किसी का, तो आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। लेकिन अगर इसमें इशू नहीं है तो हम आपको पिक खींच के फ़ोटो कन्वर्ट करके उसको पीडीएफ में उसको हम बता सकते हैं। देख लीजिएगा, अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं हो आप तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, और आपका गैप नहीं होगा कभी। निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं है? देखिए क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आपके दिमाग में ये क्लिक होना चाहिए कि यहाँ पे बात हो रहा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, इसका क्या मतलब है? ये सीपीयू है। क्या है? सीपीयू। सीपीयू जिसको हम कंप्यूटर का दिमाग बोलते हैं, माइंड बोलते हैं। ठीक है, यहीं से सब कुछ कंट्रोल होता है। ठीक है, सीपीयू के थ्रू से ही कंट्रोल होता है। तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ लिख दिया है, सीपीयू ना लिख के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लिख दिया है। तो पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है, मतलब सीपीयू का कौन सा भाग नहीं है। क्या पूछा जा रहा है? कौन सा भाग नहीं है। देखिए यहाँ लिखा हुआ कंट्रोल यूनिट, तो कंट्रोल यूनिट जो है वो सीपीयू का भाग है। यही कंट्रोल यूनिट सीपीयू से कनेक्ट रहता है और यही डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्ट रहता है। ठीक है, इसके थ्रू से ही सब कुछ चलता है। ये पेन क्यों नहीं चल रहा है? ठीक है, एक सेकेंड। ये क्या है? ये कंट्रोल यूनिट। अगर सीयू का शॉर्ट फॉर्म पूछते आपको तो वो कंट्रोल यूनिट जो कि डायरेक्ट कनेक्ट रहता है सीपीयू से। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यहाँ सीपीयू समझने का गलती नहीं करिएगा। ये क्या है? ALU। क्या है? ALU, जो कि पार्ट है आपका। जो भी अर्थमेटिक प्रोसेस अंदर होता है कंप्यूटर के अंदर वो सीपीयू के थ्रू से होता है, सीपीयू से कनेक्ट होता रहता है। और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये सीपीयू का भाग है, ALU। अगर पूछते आपको कि ALU का फुल फॉर्म क्या होगा तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। रजिस्टर्स, ये भी आपका सीपीयू का भाग है। बहुत सारे रजिस्टर्स कनेक्ट रहते हैं सीपीयू से। ठीक है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो आपका है ये आपका रैम है, RAM। रैम का फुल फॉर्म अगर पूछे RAM, रैम, तो ये होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो इसमें क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी ये मेमोरी का पार्ट है। ठीक है, मेमोरी का पार्ट है, ना कि आपका ये क्या बोलते हैं, सीपीयू का पार्ट है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, एक साथ आपको 2-3 क्वेश्चंस दिख जाएंगे, लेकिन आपको फोकस करना है 20 क्वेश्चंस पे, क्योंकि टाइपिंग में बहुत इशू है। टाइपिंग में अगर इस तरह आपको हम कर दें तो जल्दी डेली वीडियो दे सकते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट। देखिए क्वेश्चंस ध्यान से पढ़िए। कंप्यूटर की मेमोरी, कंप्यूटर की बात हो रहा है क्या? मेमोरी। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट मतलब जो एलयू आपको बोले। इनपुट आउटपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस आपको पता ही, जैसे प्रिंटर हो गया, आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस आपका कीबोर्ड माउस हो गया। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किस कार्य के इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रतिक्रिया देना है। मतलब कंप्यूटर का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कंप्यूटर की मेमोरी को भी बताता है, एलयू को भी, अर्थमेटिक यूनिट बताता है, और इनपुट आउटपुट डिवाइस को भी बताता है कि किस कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रतिक्रिया देना है। मतलब ये सब को कैसे एग्जीक्यूट करना है, कौन सा काम करना है, वो कौन बताता है? तो ये सारा बताता है आपका कौन? कंट्रोल यूनिट बताता है। कौन? ये
CPU जो है वो कंट्रोल यूनिट बताता है, क्योंकि ये CPU से डायरेक्ट कनेक्ट रहता है। ठीक है, ये CPU आपका कंट्रोल यूनिट है। यही CPU कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर की मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किस कार्यक्रम को, इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रतिक्रिया देना है। ठीक है, कैसे प्रतिक्रिया देना है ये CPU बताएगा, और उस प्रतिक्रिया को एग्जीक्यूट कौन करेगा? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लेकिन इंस्ट्रक्शन कैसे प्रतिक्रिया देना है, कैसे कार्य करना है, वो कौन बताएगा? कंट्रोल यूनिट CPU, क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्ट रहता है CPU से। ठीक है, अगर आपसे पूछते LU का फुल फॉर्म, LU ओनली, तो लॉजिक यूनिट क्या होगा? इनपुट डिवाइस का अगर आपको एग्जाम्पल बताए दे तो आपको बताते हैं ये क्या होता है, आपका माउस है ना, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया। ठीक है, स्टोरेज यूनिट मतलब वही जो हार्ड डिस्क वगैरह होता है वही स्टोरेज यूनिट है, जिसमें कि डाटा स्टोर कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चंस नंबर 93 क्या है? क्वेश्चंस नंबर 93, आपका फोकस बस यहाँ होना चाहिए। जब एक कंप्यूटर पे दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं, एक ही कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगा दिए, जनरली एक कंप्यूटर में एक प्रोसेसर होता है, तो उसे कहते हैं, उसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। क्यों? एक प्रोसेसर के साथ दूसरा साथ साथ चलता है, साथ साथ चलने वाले चीज़ों को पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं, जिसके कारण कंप्यूटर का स्पीड जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और एक साथ पर हम एक ही साथ पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, एक समय पे इंडिविजुअली बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाती है। और जब डबल प्रोसेसर का यूज किया जाता है तो उसको पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं, ये याद कर लीजिएगा आप। ठीक है, ये पैरेलल प्रोसेसिंग, डबल प्रोसेसिंग, डुप्लीकेट प्रोसेसिंग, ये सब पर टिक नहीं लगाइएगा, पैरेलल प्रोसेसिंग, है ना। क्वेश्चन नंबर 94 यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, हम आपको बोल रहे हैं सारे क्वेश्चंस आपको बुक में मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, लेकिन मेरा मकसद है आपको समझाने का। हम क्वेश्चंस क्रिएट नहीं कर सकते, इतने बड़े नॉलेजेबल पर्सन नहीं है। ठीक है, तो हम जो क्वेश्चंस हैं, जो अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं, जो बेसिक क्वेश्चंस है, जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं, जो आपको एक्सप्लेनेशन करना चाहिए, वो हम आपको करते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, आप समझ लीजिए। विंडोज डेस्कटॉप पर विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। देखिए, विंडोज़ जो है आपके पास अगर लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, तो आप अभी स्क्रीन पर खोल के बैठ जाइए, वो विंडोज़ का ही विंडोज़ खुला हुआ रहता है, जैसे विंडोज़ 8, 9, 10। ठीक है, तो विंडोज़ डेस्कटॉप पर जो आप खोल के बैठे हुए हैं स्क्रीन, वही मतलब कि डेस्कटॉप पे पर विभिन्न एप्लीकेशंस, जो आपका एप्लीकेशंस होगा, जो डॉक्यूमेंट होगा, एप्लीकेशंस होगा, जैसे कि मान लीजिए कि वर्ड होगा, कुछ भी होगा, मतलब कि बहुत सारे जैसे होते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आपका होगा, कुछ भी आपका रिज्यूम वगैरह सेव होगा, तो रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो कोई भी चीज़ का आइकॉन होता है। ठीक है, आइकॉन होगा, उस पर जैसे रिसाइकल बिन का आइकॉन रहता है। ठीक है, फाइल का रहता है, माई कंप्यूटर का रहता है, तो वो विंडोज डेस्कटॉप पर विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट आइकॉन द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। उसका एक आइकॉन, एक सिंबल होता है, उसको जैसे ही खोलिएगा आपको सिंबल देख के पता चल जाता है कि अच्छा ये इसके अंदर ये वर्ड होगा, इसके अंदर एक्सेल होगा, इसके अंदर वो होगा। आप क्लिक कर देते हैं बिना नीचे पढ़े हुए, जबकि नीचे लिखा रहता है कि एक्सेल है, फिर भी आपको जब वहाँ दिख जाता है कि आइकॉन है तो आप समझ जाते हैं। PDF का आइकॉन देख के पता लगा लेते हैं आप, है ना। तो वो आइकॉन से आपको रिप्रेजेंटेशन पता चल जाता है विंडोज़ के डेस्कटॉप पे। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 94 का D। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, सब समझने वाला क्वेश्चन है। वर्ड प्रोसेसिंग के जरिए क्रिएट की जाने वाली फाइल को, देखिए वर्ड प्रोसेसिंग मतलब कि जो वर्ड पे आप काम करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, जो वर्ड पे आप रिज्यूम बनाए, कुछ भी एडिट किए, ठीक है, वर्ड पे, तो वो जो वर्ड प्रोसेसिंग के जरिए क्रिएट की जाने वाली फाइल को डॉक्यूमेंट फाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ड पे जो प्रोसेसिंग में जो जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोले उसको डॉक्यूमेंट फाइल कहते हैं, क्योंकि वो डॉक में सेव होता है। किसमें? DOC, डॉक। इसका एक्सटेंशन फाइल क्या है? .doc। और ये डॉक कहाँ से आया? जो डॉक्यूमेंट आप बनाते हैं, डॉक्यूमेंट का स्पेलिंग क्या होता है? DOCUMENT। तो डॉक्यूमेंट का फर्स्ट 3 लेटर DOC, ये 3 लेटर उठा के .doc इसका एक्सटेंशन दिया गया है। कोई भी डॉक्यूमेंट वर्ड पे आप काम करिएगा, आपके पास लैपटॉप डेस्कटॉप होगा, आप खोल लीजिए उसको, आप वर्ड पे काम करिए, आप सेव करिए, वो डॉक में सेव होगा, .doc।
ठीक है। तो वो वही पूछ रहा है, उसको क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट फाइल बोलते हैं। ये डॉक कहाँ से आया, ये आया आपका डॉक्यूमेंट के फर्स्ट 3 लेटर से, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 यानी 96, ठीक है। आई होप आप लोग को क्लियर दिख रहा होगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप बता दीजिएगा, फिर टाइपिंग करने की कोशिश करेंगे। विंडोज़ में बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ में बाय डिफ़ॉल्ट फाइल्स जब डिलीट हो जाती है तो उन्हें भेजा जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट फाइल, जैसे विंडोज़ में आप कोई भी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो कहाँ जाता है, आपको जाता है रिसाइकल बिन में। कहाँ जाता है, रिसाइकल बिन में, ठीक है। ये रिसाइकल बिन में सेट होता है कि 30 दिन 40 दिन तक यहाँ रह सकता है, उसके बाद यहाँ से परमानेंटली डिलीट हो जाता है। कोई भी चीज़ अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट गलती से डिलीट हो गया तो वो जो है वो परमानेंटली डिलीट नहीं होता है, वो रिसाइकल बिन में जाता है। वहाँ रिसाइकल बिन से अगर आप डिलीट कर देते हैं तो वो चीज़ें आपका परमानेंट डिलीट हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि विंडोज़ में बाय डिफ़ॉल्ट फाइल्स जब डिलीट हो जाती है तो वो परमानेंट डिलीट हो जाती है, हाँ या ना। तो आपको आंसर देना है नहीं, वो परमानेंट डिलीट नहीं होती है, वो रिसाइकल बिन में मूव कर जाती है। रिसाइकल बिन में अगर डिलीट करते हैं तो वो परमानेंट डिलीट होती है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 1997। विंडोज़ 8 में डेस्कटॉप पर नया फ़ोल्डर बनाने के लिए शॉर्ट कीज कुंजी क्या है। विंडोज़ 8 में, ठीक है, डेस्कटॉप पर आपको एक नया फ़ोल्डर बनाना है, क्रिएट न्यू फोल्डर। जैसे कि आप बाईं तरफ अगर माउस का क्लिक करते हैं, ठीक है, ये रहा आपका माउस, इसके बाईं तरफ अगर क्लिक करेंगे तो क्रिएट न्यू फाइल फोल्डर का ऑप्शन आता है। वहाँ से आप कोई भी नाम देके रिज्यूम अपना नाम देके सेव कर सकते हैं, लेकिन बिना कुछ किए आपको कीबोर्ड से करना है। विंडोज़ 8 में डेस्कटॉप पर फोल्डर बनाने के लिए, डेस्कटॉप पर फोल्डर बनाने के लिए कौन सा शॉर्ट की यूज करेंगे, तो आप Ctrl+Shift+N, इससे याद रख लीजिएगा। एन से न्यू होता है, नया फोल्डर बनाना है, Ctrl+Shift+N, इसका आंसर हो जाएगा 98, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8। डेस्कटॉप पर तारीख और समय पर होते हैं, तो ये टास्क बार में होते हैं। डेस्कटॉप पर जो तारीख और समय होते हैं वो कहाँ होते हैं, ये होते हैं आपके टास्क बार में। टास्क बार में आप जाके क्लिक कर सकते हैं, इसमें कैलेंडर में आप इसको टाइम और डेट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जब हम Windows+E दबाते हैं तो क्या होगा, Windows+E दबाइएगा तो फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा। क्या खुल जाएगा, फाइल एक्सप्लोरर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिएगा। जहाँ समझाने वाली बात होगी, जहाँ आपका होगा, वहाँ हम खुद डिटेल देते हैं। एक विंडोज़, क्वेश्चन नंबर 10 यानी 100, एक विंडोज़ की बोर्ड पे एक विंडोज़ की कीबोर्ड पे पर कौन सा बटन चल रहे प्रोग्राम के सहायक पृष्ठ को, मतलब कि एक कंप्यूटर है, विंडोज है, उस पर क्या है कि प्रोग्राम चल रहा है, मतलब कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, रन हो रहा है, ठीक है। और हमें क्या करना है कि हेल्प पेज पे, मतलब सहायता पृष्ठ खोलना है। तो हम जब F1 दबा देते हैं तो वहाँ पे हेल्प पेज आ जाती है, ठीक है। यही इसका क्वेश्चंस का मतलब था। क्वेश्चन नंबर 11 आने की 101। देखिए इतना चेंज वेंज करने का ज़रूरत, एडिट करना, फिर उसको क्वेश्चंस 11 करना यहाँ पे, फिर इसको करना, बहुत टाइम लगता है। इससे अच्छा है कि कुछ अच्छा से आपको डिटेल्स बता दें, ठीक है, जब तक टाइप नहीं होता है। अगर आपको इसमें कोई इशू है, अगर टाइप किया हुआ नहीं है तो प्लीज़ आप कमेंट करेंगे। वैसे मुझे नहीं लग रहा कि कोई दिक्कत होना चाहिए, आपको इतने अच्छे से बता दे रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बात हो रहा है, ठीक है। दस्तावेज में टेक्स्ट पर लागू किया जा सकने वाला छोटा फ़ॉन्ट आकार कितना है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट आपका जो काम करिएगा आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, यहाँ बहुत सारे टास्क बार खुले रहते हैं। कहीं पे कलर ले सकते हैं, कहीं पे आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इटालियन बोल्ड उसको ले सकते हैं। कहीं से आप क्या बोलते हैं उसको डॉट ले सकते हैं, कहीं राइट मूव लेफ़्ट शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब बहुत सारा यहाँ पे काम होता है। तो एक काम ये भी होता है कि उसका फ़ॉन्ट का आकार छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो जो सबसे छोटा फ़ॉन्ट का आकार होता है वो 1 होता है। सबसे छोटा कितना होता है, 1 होता है। और सबसे बड़ा जो होता है वो 1638 होता है, ठीक है। आप चेक कर लीजिएगा अभी खोल के कंप्यूटर पे, 1638 होता है। और डिफ़ॉल्ट जैसे कंप्यूटर खोलिएगा और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलिएगा तो बाय डिफ़ॉल्ट 8 पे सेट होता है। किस पे, 8 पे। और सबसे बड़ा होता है 1638 और सबसे छोटा होता है 1 पे फ़ॉन्ट उसका, ठीक है। क्वेश्चंस नंबर आपका 12 है ये, ठीक है। क्वेश्चंस नंबर क्या है
कि सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को पूर्णतः बड़े अक्षरों में परिवर्तित करने के लिए, पूर्णतः मतलब पूर्ण रूप से बड़ा अक्षर कर देना है, कैप्स में कर देना है। पूर्ण रूप में कैप्स क्या होता है? बड़ा लेटर। तो वो क्या होता है कि पूर्णतः बड़े अक्षरों का मतलब क्या हो, जैसे मान लीजिए कि आपका नाम रमेश है, तो RAME पूरा जो है ना वो आप कैपिटल में लिखेंगे। पूर्णतः बड़े अक्षरों का मतलब यही हो गया। आंशिक रूप से बोलता तो आपको जनरली पता है कि नेम का जो होता है वो पहला लेटर कैप्स में आता है, उसके बाद छोटा लेटर आता है। लेकिन पूर्णतः बड़े अक्षरों में परिवर्तित करने के लिए आप चेंज केस बटन को क्लिक करेंगे और फिर क्लिक करेंगे किस पे? अपर केस पे क्लिक करेंगे, तो वो परमानेंटली, जैसे कि कैप्स लॉक है उसको अगर आप क्लिक कर दीजिएगा अपना कीबोर्ड पे, ये तुरंत आपका कन्वर्ट हो जाएगा किस में? कैपिटल लेटर्स में। ठीक है, अगर आप पहला लेटर ओनली एक लेटर चाहते हैं कि बड़ा कैप्स में हो तो शिफ्ट प्लस जो भी चाहते हैं वो लेटर दबा सकते हैं, जैसे कि KRP, वो कैपिटल लेटर में आ जाएगा। जैसे ही शिफ्ट छोड़िएगा फिर स्मॉल चलने लगेगा। लेकिन परमानेंट आपको करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कैप्स लॉक को दबा दीजिए, आप परमानेंट कैप्स में आपसे चलिएगा अपर केस में। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चंस में क्या करना है आपको, क्या आंसर लगाना है? सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को पूर्णतः बड़े अक्षरों में परिवर्तित करने के लिए आप चेंज केस बटन क्लिक करेंगे, चेंज केस बटन क्लिक करेंगे और फिर क्लिक करेंगे किसको? अपर केस को। ठीक है, अपर केस वहाँ होगा उसको क्लिक कर देंगे आप। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प को चुनें। देखिए, आप क्वेश्चंस मान लीजिए कि हमको सबस्क्रिप्ट नहीं समझ में आ रहा है कि ये चीज़ है क्या, लेकिन अगर थोड़ा सा भी आप अगर कंप्यूटर का नॉलेज होगा आपके अंदर 5%, कभी भी अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल के बैठे होंगे आप, ठीक है, कभी भी लाइफ में अगर 2 मिनट यूज किए होंगे तो वहाँ देखे होंगे कि इटैलिक जो होता है वो स्टाइल है, टेक्स्ट का स्टाइल है, मतलब फॉर्मेट है उसको लिखने का, कुछ ऐसे चेंज हो जाता है, मतलब इटैलिक फॉर्म में अंडरलाइन में कुछ जो लिखिएगा नीचे अंडरलाइन आ जाता है, बोल्ड में सारा मतलब कैप्स में हो जाता है और कुछ मोटा अक्षरों में एकदम लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे तो ये सारा जो है आपको देखते ही इटैलिक, अंडरलाइन, बोल्ड, ये जो है आपका स्टाइल है लिख कर, मतलब टेक्स्ट लिखने का फॉर्मेट है। ठीक है, तो और जो ये सबस्क्रिप्ट है ये सबसे अलग है। तो अगर आपको नहीं भी पता कि सबस्क्रिप्ट क्या है तो ऑप्शन से आप अलग कर सकते हैं। तो सबस्क्रिप्ट यहाँ सबसे अलग दिख रहा है, आंसर सबस्क्रिप्ट होगा। अब सबस्क्रिप्ट है क्या हमको तो बताना है आपको, तो हम बता देते हैं क्योंकि एग्जाम में तो बनाना है, अगर नहीं भी पता है तो ऑप्शन हटा के बना सकते हैं। तो सबस्क्रिप्ट क्या है वो देखिए क्या है, ये करेक्टर का एक करेक्टर है। ये क्या है? ये करेक्टर है, करेक्टर। ठीक है, ये करेक्टर है जो कि नंबर है, अक्षर है और क्या है? चिन्ह है। ये करेक्टर के अंदर नंबर भी आता है, मतलब कि 1 2 3 4, और ये अक्षर भी आता है। ठीक है, और ये चिन्ह भी आता है इसके अंदर। तो वो करेक्टर लिखने का मतलब 1 2 3 4 अलग तरह से लिखाता है, अक्षर भी ABC जो थोड़ा अलग लिखाता है और चिन्ह भी थोड़ा अलग टाइप का आता है। तो ये सबस्क्रिप्ट है। ठीक है, जो कि करेक्टर के अंदर ये सब आता है। बाकी ये सब टेक्स्ट फॉर्मेट, टेक्स्ट स्टाइल है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चंस नंबर 104 की ओर, और जो कि क्वेश्चंस नंबर आपका है 14। बोल्ड और इटैलिक फॉर्मेटिंग के उदाहरण हैं। अभी तो बताया आपको क्या है वो टेक्स्ट स्टाइल है, बोल्ड और इटैलिक। क्वेश्चंस नंबर 105, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनाई गई फाइल को कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर आप कभी भी काम किए होंगे तो उसमें जो फाइल आप बनाइएगा, सेव करिएगा, उसको बोला जाता है वर्कबुक। क्या बोला जाता है? वर्कबुक, है ना, वर्कबुक, WORKBOOK, वर्कबुक बोला जाता है। ठीक है, और इस वर्कबुक के अंदर 256 वर्कशीट आते हैं। क्या आते हैं? 256 वर्कशीट आते हैं। तो आप गलती से ये नहीं मार दीजिएगा वर्कशीट, इस वर्कबुक के अंदर 256 वर्कशीट आते हैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा एक्सेल खोल के, वहाँ वर्कबुक में सेव होगा, फाइनली वर्कशीट आपका विंडोज़ पे खुल जाएगा। एक बार में विंडोज़ में, एक विंडोज़ मतलब आप एक बार में जो खोलिएगा विंडोज़ पे, वो एक बार में 3 वर्कशीट खुलता है। कितना खुलता है एक बार में? बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट खुलता है। ठीक है, 256 वर्कशीट को वर्कबुक बोलते हैं, जो और एक्सेल जो सेव होता है वो फाइल वो वर्कबुक बोलते हैं। 256 वर्कशीट एक वर्कबुक के अंदर आता है, और बाय डिफ़ॉल्ट जो डेस्कटॉप पे जो आपका विंडोज़ पे खुलता है वो 3 वर्कशीट खुलता है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि 106। एसवीजी का पूरा रूप क्या है? एसवीजी का पूरा रूप है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, और ये 2D होता है और इसका यूज किया जाता है एनिमेशन में। एनिमेशन बनाने में स्केलेबल वेक्टर का ग्राफिक्स का यूज किया जाता है एनिमेशन बनाने में, और ये 2D होता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चंस नंबर 107 की ओर। यही सब क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाएगा आपको। मतलब आप देखिए, बहुत कोई क्या होता है ना, ज़्यादा होशियार बनते हैं, ये सब क्वेश्चंस आएगा, ये सब क्वेश्चंस फालतू है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देखिए आपको क्या होता है ना, डायरेक्ट हूबहू क्वेश्चंस नहीं आने वाला, अगर आ जाए तो बहुत अच्छा। आपको क्या होता है, इतना चीज़ अगर कंप्यूटर के बारे में डेली सुन रहे हैं, इतने टर्मिनोलॉजी आप डेली सुन रहे हैं, तो आपको लगता है कि हाँ हम कंप्यूटर से रूबरू हो गए हैं, कंप्यूटर की बातें हमें समझ में आने लगी है। ठीक है, हम आपके लिए कंप्यूटर का बेसिक क्लास कोशिश कर रहे हैं, उसका नोट्स बना के आपको बेसिक क्लास मतलब 2 दिन में करवा दें। पूरा कंप्यूटर का बेसिक टर्मिनल क्या होता है, उसका डायग्राम क्या होता है, कोशिश कर रहे हैं अगर हो जाए तो। लेकिन अगर आपको इतना चीज़ अगर डेली सुनते हैं तो आपको इतना पता हो जाएगा कि CPU क्या है, CPU क्या है, LU क्या है, कंट्रोल यूनिट में क्या होता है, यहाँ क्या होता है, मेमोरी, रैम, वो ये आप ऑप्शन हटा सकते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप क्वेश्चंस पे टिक लगा सकते हैं, सही से हटा सकते हैं, एलिमिनेशन कर सकते हैं, आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करिएगा। लेकिन जो ज़्यादा होशियार बनता है वो होशियार ही रहेगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड UPC यानी कि U फॉर यूनिवर्सल, P फॉर प्रोडक्ट, C फॉर कोड स्वीकार किया गया है। तो ये बार कोड के लिए स्वीकार किया गया है, और UPC जो होता है यूनिवर्सल कोड, ये 12 डिजिट का होता है। ठीक है, इससे पता चलता है कि उत्पादन करने वाला, बेचने वाला कहाँ से बेचा, कैसे बेचा। ठीक है, तो ये 12 डिजिट का होता है, और ये बार कोड के लिए यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, जैसे आप बार कोड होता है ना, उसमें 12 डिजिट होता है, और वो उसके लिए स्वीकार किया गया UPC यूनिवर्सल कोड। UPC क्या है? यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है। ये स्वीकार किया गया है बार कोड के लिए, जो कि 12 डिजिट का होता है। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला, मतलब पहला ऐसा जिला देश का जो कि कंप्यूटर का साक्षर घोषित किया गया, जो कि कंप्यूटर का नॉलेज सबके पास है उस ज़िले में, वो पल्लमपुर है, केरल में। कहाँ है? पल्लमपुर, केरल में। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताएंगे केरल का मुख्यमंत्री कौन है अभी, और केरल का राज्यपाल कौन है अभी। राज्यपाल हाल ही में एक अवार्ड समारोह हो रही थी, एक मुस्लिम बच्ची को अवार्ड दिया जा रहा था, तो वो राज्यपाल हाईलाइट हुए हैं अभी, वो उस पर कुछ प्रतिक्रिया दिए हुए थे। तो वो कौन से राज्यपाल हैं, आप उसका नाम लिखेंगे, मुख्यमंत्री और राज्यपाल। वो राज्यपाल, अगर आप लोग को थोड़ा सा दिमाग होगा तो जो चीज़ें करेंट उसमें हाईलाइट चल रही है, जैसे कि आप बहुत सारा राज्यपाल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप केरल का मुख्यमंत्री राज्यपाल पढ़ लीजिए, क्योंकि ये राज्यपाल अभी, और 2-4 और पढ़ लीजिए जो स्टेट में हैं, क्योंकि ये राज्यपाल अभी हाईलाइट हैं, क्योंकि अभी वो अच्छे बात को लेकर थोड़े से बात बोले हैं। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कमेंट में वो क्या बोले थे, अगले वीडियो में बताएंगे आपको। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 19 यानी 109 और सेकंड लास्ट क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सा बेतार प्रौद्योगिकी, कौन सा बेतार मतलब कि वायरलेस का बात हो रहा है, बेतार मतलब कि तार रहित, तार नहीं है, वायर नहीं है, वायरलेस है ना, वायरलेस। सबसे पहले क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करिए। निम्नलिखित में से कौन सा वायरलेस प्रौद्योगिकी, मतलब कि प्रौद्योगिकी मतलब क्या, टेक्नोलॉजी है ना। थोड़ा सा अगर जिसको इंग्लिश में अच्छा समझ में, थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी समझ लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा बेतार आने वायरलेस आने प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के GSM कूल में नहीं आता है। देखिए GSM कूल मतलब GSM का पार्ट नहीं है। GSM क्या होता है, GSM क्या होता है, सबसे पहले ये जानना है आपको, फिर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। GSM होता है ग्लोबल सिस्टम, ठीक है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, लिख लीजिएगा। GSM होता है आपका ग्लोबल, इसमें थोड़ा सा अच्छा सा बताएंगे, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, जिसको लग रहा है कि ये सब क्वेश्चंस नहीं आएगा एग्जाम में, वो कृपया वीडियो स्किप करके जा सकते हैं। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस, कभी कभी नॉलेज के लिए पढ़ लीजिए, एग्जाम में काम आ जाएगा। मोबाइल कम्युनिकेशंस है ना, इसको लिख लीजिएगा, मिटाएंगे। कम्युनिकेशन का COMM और UNICATION लिख लीजिएगा, थोड़ा CATION,
देखिए जीएसएम का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस। तो इतना तो दिमाग में आ गया होगा कि ये मोबाइल की बात हो रही है। ग्लोबल सिस्टम, ग्लोबल मतलब पूरा सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस, ठीक है। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये आपको किसने दिया था? ये जीएसएम, ये फिनलैंड में हुआ था दिसंबर 1991 में, ठीक है। और ये 2G को लेकर दिया गया था, ठीक है। 2G का मतलब 2G मोबाइल, टैबलेट, उसका प्रोटोकॉल क्या है, वो कैसे काम करेगा, ठीक है। तो वो फिनलैंड का दिया हुआ है ये। और ये जीएसएम है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस, जो कि फिनलैंड 1991 दिसंबर में दिया था। और ये 2G मोबाइल कम्युनिकेशंस या टैबलेट का जो मतलब प्रोटोकॉल्स है, उसका जो काम वाम करने का जो तरीका है, उसके बारे में, नेटवर्क के बारे में बताया गया है इसमें। अब बात करते हैं कि ये जीएसएम कूल में से नहीं है, कौन नहीं है? तो EDG और LTE ये जीएसएम में आते हैं, ये दोनों, ठीक है। बाकी DSL ये आपका टेलीफोनिक्स में आते हैं। क्या? टेलीफोनिक में आते हैं। तो ये जो है आपका टेलीफोनिक में डाटा ट्रांसफ़र करने का काम आता है DSL। तो आपका आंसर हो जाएगा C। और ये जीएसएम का पार्ट है EDG और LTE। LTE आपको वोल्टी LTE आपको पता है ना, वोल्टी LTE आपको जो मोबाइल में यूज़ करते हैं, आपको तो पता ही होगा, देख लीजिए खोल के। तो आप देखिए EDGE का फुल फॉर्म क्या होता है। तो EDGE अगर पूछ दे, क्या पता नहीं पूछे तो ठीक है, लेकिन लिख लीजिए एक बार। EDG क्या होता है? इन्हांस डाटा रेट फॉर जीएसएम इवोल्यूशंस। E फॉर इन्हांस, ENHANCE, इन्हांस डाटा रेट, डाटा रेट। देखिए जो नोटबुक बनाएगा, जो नोट्स बनाएगा, उसके लिए फ़ायदेमंद होगा, बाकी आपकी मर्जी है। फॉर इन्हांस डाटा रेट फॉर जीएसएम इवोल्यूशंस, इवोल्यूशंस, EVOLUTION। EDG का फुल फॉर्म हो गया इन्हांस डाटा रेट फॉर जीएसएम इवोल्यूशंस, ठीक है। और LTE का फुल फॉर्म क्या होता है? LTE के फॉर्म लॉन्ग टर्म इवोल्यूशंस। क्या हो गया? लॉन्ग टर्म इवोल्यूशंस, LOGTERM और E से इवोल्यूशन, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, EVOLUTION, वही जो बताए थे, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। DSL क्या है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्या है? डिजिटल मान लीजिए किसी का फुल फॉर्म पूछ दिया और आप मतलब वीडियो स्किप करके चले गए थे तो पछताइएगा। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है। तो ये होता है। तो आपको समझ में आ गया क्वेश्चंस क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायरलेस टेक्नोलॉजी के जीएसएम कूल का नहीं है, मतलब जीएसएम के अंदर नहीं आता है। तो वो DSL नहीं आता है, ये DSM है। DSL का उपयोग टेलीफोन लाइन द्वारा डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए होता है। ये एक हार्डवेयर है जो कि टेलीफोन लाइन में यूज होता है डाटा ट्रांसफ़र के लिए, ठीक है। बाकी EDG और LTE ये आपको बता दिए, ये जीएसएम का ही पार्ट है। चलते हैं क्वेश्चंस नंबर आज का लास्ट 20 या 110, ठीक है। मोबाइल फ़ोन में प्रयुक्त CDMA टेक्नोलॉजी है। तो ये CDMA का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। इसका फुल फॉर्म होता है कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। C क्या होगा? कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। ये सिम जो आपका है, जो सिम यूज करते हैं आप, मोबाइल सिम, वो सिम जो है वो इसी टेक्नोलॉजी पे काम करता है, ठीक है। कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। तो आपका आंसर हो जाएगा C नंबर। CDMA का फुल फॉर्म कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, जहाँ तक हमें पता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट करिएगा। अगर टाइप नहीं किया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम है, ये भी कमेंट करिएगा। अगर हेल्प करना है मेरा तो बस इतना कर सकते हैं कि वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, मेरे तरफ से कोई फोर्स नहीं है। चलिए तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए।